ब्रह्मांड के कार्य व्यापार की व्याख्या की दिशा में अगला क्रांतिकारी कदम उठाने का श्रेय निकोलस कॉपरनिकस को दिया जाता है। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और पश्चिम के चाणक्य कहे जाने वाले मैकियावेली के समकालीन कॉपरनिकस ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में उसके सम्मानित आसन से निष्कासित कर दिया और सूर्य को सृष्टि का नया केंद्र बना दिया। पृथ्वी को अब अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करनी थी। ऐसा नहीं है कि कॉपरनिकस से पहले किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया था। प्लेटो और अरस्तु के समकालीनों में कुछ ऐसे बड़े दार्शनिक थे जो सूर्य केंद्रित विश्व के पक्ष में बोलते थे, लेकिन सूर्य केंद्रित सृष्टि के हिमायती पूरी तरह से उपेक्षित कर दिए गए, क्योंकि इस समय ग्रीस के बौद्धिक क्षितिज पर दो नए सितारे टिमटिमा रहे थे, जिनसे न केवल ग्रीस का तत्कालीन बौद्धिक जगत पूरी तरह से अभिभूत था, बल्कि भविष्य के चिंतकों की कई पीढ़ियां भी जिनसे सम्मोहित रहने वाली थीं। प्लेटो और अरस्तु पुराने समय के सबसे मशहूर फिलोसोफर थे। पाइथागोरस और आयोनिया के दार्शनिकों का प्रभाव धूमिल हो जाने के बाद और आधुनिक विज्ञान के उदय होने से पहले पश्चिम का बौद्धिक वातावरण इन दोनों व्यक्तियों के प्रभाव में ही रहा, क्योंकि इन दोनों का मत पृथ्वी केंद्रित विश्व के पक्ष में था। इसलिए इस विषय से संबंधित बहस को कब का समाप्त मान लिया गया था। एक कारण जिसने लगभग अकेले भविष्य के खगोल शास्त्रियों की दिशा निर्धारित कर दी, वो था सर्कुलर या चक्रीय सिद्धांत का उदय। प्लेटो का मत था कि विश्व का आकार शुद्ध गोलाकार या स्फीयर होना चाहिए। उसका यह भी मानना था कि आदर्श गति समान वेगी यानी यूनिफॉर्म और सर्कुलर होती है, लेकिन सर्कुलर ही क्यों? उनका मानना था कि सर्कुलर गति इसलिए शुद्ध और आदर्श गति है क्योंकि उसका न आदि है और न अंत, और ये जहां से शुरू होती है वहीं लौट आती है। इसलिए यह गति निरंतर है, शाश्वत है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। आकाश में स्थित तारों की नियमित परिक्रमा तो इस सिद्धांत के साथ पूरी तरह मेल खाती थी, पर समस्या ग्रहों की थी जो बार-बार इस शुद्ध सर्कुलर गति के सिद्धांत का उल्लंघन करते दिखाई देते। देखने पर यह भी पता चलता कि इन ग्रहों की गति भी एक समान नहीं थी।